नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10 जनवरी है और एसएससी जीडी के सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं और सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम के जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस हम लेकर यहाँ आए हैं। पहली शिफ्ट का वीडियो बना के हमने पहले ही डाल रखा है चैनल पे, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। शिफ्ट 2, 3 और 4 के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताए जाएंगे ताकि आपका किसी भी दिन आगे एग्ज़ाम है तो वो उसमें काम में आ सके। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी शिफ्ट में जो है एक चीज़ कॉमन है, संविधान के अनुच्छेद से एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं, सारी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। अभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर थर्ड के आएंगे, फिर फोर्थ के। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी के अंदर है विदेश यात्रा करने का अधिकार और अपनी चॉइस का स्पाउस चुनने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही है, हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, आगे पूछ सकता है। अनुच्छेद 19 में कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब है कि किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है तो आया ही था, तो क्वेश्चन ही है। अनुच्छेद 21 के काम में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आप देख लीजिए एक बार, याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल का। बाकी राज्यों के शास्त्रीय नृत्य सारे यहाँ पर दिए गए हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली भी केरल का ही है, और कुचिपुड़ी सुबह वाली शिफ्ट में पहली शिफ्ट में आया था, ये आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर भारत का है, खासकर उत्तर प्रदेश का, और मोहिनी अट्टम केरल का है, ये क्वेश्चन में ही है। मणिपुरी मणिपुर का है, और ओडिसी ओडिशा का है। ठीक है, ये आप याद रखिए। देश में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? पहली महिला राज्यपाल सुबह वाली शिफ्ट में आया था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन उसका आंसर था। अभी देखो, पहले से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला ये, पहला वो, पहली राज्यपाल, फिर पूछ देंगे पहले मुख्यमंत्री, पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया, 1966 में बनी थी। प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? ये थी सुष्मिता सेन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचेता कृपलानी थी, ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, इनका पूरा नाम था। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी, और यही पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, पहली वुमेन पीएम। ठीक, प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इसीलिए पहली महिला योजना आयोग की अध्यक्ष भी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में राज्यसभा में, ये करंट का क्वेश्चन है, त्रिपुरा से किसे मनोनीत किया गया है? ये क्वेश्चन बड़ा गहरा है, ऐसे हम सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन पूछा गया है इसलिए क्योंकि ये बिप्लब कुमार देव जो है वो पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इन बिप्लब कुमार देव के साथ में एक और व्यक्ति को मनोनीत किया गया है, वो है जम्मू कश्मीर के गुलाम अली, इनको भी इनके साथ में ही सेम डे पर मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के सभापति कौन है? ये भी पूछ सकता है, ये हैं जगदीप धनखड़, यही हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। कुल सीटें राज्यसभा में कितनी हैं? 250, इसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती हैं, और 12 लोग कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से
मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। इन्हीं 12 में से 2 सीटें खाली थी, तो इन दोनों लोगों को मनोनीत किया गया। और वर्तमान में अभी कितनी 245 सीटें हैं, भरी हुई हैं राज्यसभा में वर्तमान में। वैसे 250 सीटों का प्रावधान है, इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 250 की है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 80 में बताई गई है। रिलेटेड फैक्ट है, इनमें से कोई भी आगे के एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स नामक रोग। ये हड्डियों का रोग होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और कुछ देख लेते हैं कौन कौन सी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है और मोतियाबिंद भी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, ये होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, मतलब अगर आप के कहीं पे कुछ कट लग गया तो खून निकलता ही जाएगा, अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा, इसलिए विटामिन के जरूरी होता है शरीर में। अगला सवाल आया था सॉरी फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है गियानी इन्फेनटिनो, ठीक, इनका नाम याद रखेंगे, आगे ये भी पूछ सकते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। और इस संघ में अभी कितने देश हैं? इस संघ में अभी कितने देश हैं? 211 देश फीफा में शामिल हैं, इसके मेंबर देश हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? ये बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कारण मृग मरीचिका बनती है। और यहाँ पर देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं। पहली शर्त होती है, 2 शर्तें होती हैं टोटल। पहली होती है प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। ये तो हो गई 2 शर्तें। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक तो उदाहरण यही है कि मृग मरीचिका बनती है। दूसरा उदाहरण है हीरा अत्यधिक चमकता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच का टूटा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा है प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बल्ब होते थे ना पुराने जमाने के, वैसे वाले 100 वाट वाले बल्ब होते थे, वो किस प्रकाशिक तंतु से जलते थे? उसके अंदर वो हल्की सी डोरी सी लगी होती थी, वही जलती थे, उसको ही कहते हैं फिलामेंट, प्रकाशिक तंतु। और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। काली से पोता हुआ गोला चमकता है, कालिक से जो गोला पोतते हैं वो किस लिए चमकता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अभी मृग मरीचिका पूछा, इनमें से कोई भी पूछ सकता है अगले किसी भी एग्जाम में, आप इनको ध्यान रखेंगे। जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अब हमारे यहाँ जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। क्योंकि जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टॉपिक से बचे वाले क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि आज की कई शिफ्टों में देखने को भी मिला है। अब संविधान संशोधन की बात है, 101वां संविधान संशोधन है। अभी आगे देखते हैं 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो ईडब्ल्यूएस है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। आपको पता है हमारे यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण जो है परमानेंट नहीं है, ये हर बार 10-10 15-15 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है, और यह किसने बनवाई थी? ये पूछा गया था।
ये बनवाई थी शी हुआन टी ने। ये चीन के व्यक्ति होंगे, इनका नाम से ही पता चलता है। आगे है टी एच विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये है घाटम वाद्य यंत्र से संबंध है इनका। आगे चलते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और एक गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी की सहायक नदियाँ भी पूछ सकता है, तो हम देखते हैं रिहंद नदी और कोयल नदी, ये दो मुख्य सहायक नदियाँ हैं सोन नदी की। और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे गोपद नदी और कान्हर नदी, ये भी सोन नदी की सहायक नदियाँ ही हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन का प्रमुख स्थान है। मतलब सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, एक प्रमुख सहायक नदी है। आगे चलते हैं। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? जो फुटबॉल में होता है गोल पोस्ट, उसकी अंदर से ऊंचाई या गहराई 2.44 मीटर होती है। 2023 का आईपीएल किस देश में होगा? ये भी पूछा गया था। ये भारत में होगा 2023 का आईपीएल। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1556 ईस्वी में, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। अभी इसमें द्वितीय पूछ लिया। अब आप प्रथम युद्ध याद रखना कब हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? बाबर के बीच में और लोधी के बीच में, सिकंदर लोधी के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था और इसने फिर मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? पूछा गया। ये टेनिस से संबंधित है। और विभिन्न कप और ट्रॉफी देख लेते हैं किससे संबंधित। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। होपमैन कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आगे चलते हैं। सॉरी। घूम मठ कहाँ स्थित है? ये दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? इनके द्वारा पेश किया था, आर के षणमुखम शेट्टी द्वारा। ये पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। स्वतंत्र भारत से पहले देश का पहला बजट कब पेश किया गया था? ये अंग्रेजों ने पेश किया था 1807 ईस्वी में। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है। देश में अलग रेलवे बजट का चलन 1924 में प्रारंभ हुआ था। पहले 1924 में रेलवे का बजट अलग कर दिया गया था। उसके बाद से अभी 2017 तक रेलवे बजट अलग पेश होता था और आम बजट अलग पेश होता था। लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने इसका आम बजट में विलय कर दिया। अब की हालत ये है, अब की सिचुएशन ये है कि रेलवे बजट और आम बजट दोनों एक में ही पेश होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हीलर द्वीप, जिसे कलाम द्वीप भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ये वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन, और वित्त आयोग का गठन करता कौन है? कौन करता है? ये पूछ दे तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो एन.के. सिंह। एन.के. सिंह वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, हर 5वें वर्ष। ठीक। संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आंसर होगा कानूनी अधिकार है। कानूनी अगर ऑप्शन में ना हो तो विधिक अधिकार है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा सही होगा। ठीक, मूल अधिकार नहीं है। कब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ये 1978 में मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था इसे। तब 44वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी के द्वारा हटाया गया।
मूल अधिकारों में ये कहाँ पे था? अनुच्छेद 31 के तहत था। अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार था पहले। अभी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अभी इसको कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 के का में एक कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। ये सारे इफेक्ट में से कुछ भी आ सकता है। आप अगर ध्यान देंगे थोड़ा, आप पूरे साल जीएस पढ़ते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने आयोग के ट्रेंड को फॉलो करके थोड़े दिन स्मार्ट पढ़ाई नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं है। आप जीएस में जितना स्मार्टली पढ़ेंगे, जितना आयोग के हिसाब से पढ़ेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अभी आपका एग्ज़ाम 2-4-10 दिन में, 15 दिन में जब भी है, तो आप रोज़ का रोज़ ये देखते जाइए कि आयोग किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे संबंधित जानकारी आप लेते रहिए। आपका एग्ज़ाम जीएस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जीएस का पेपर अच्छा होना अपने आप में तय करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि जीएस बहुत से लोगों की कमज़ोरी होती है और इसमें जो भी 2-4 क्वेश्चन की लीड ले जाएगा वही बाजी मार ले जाएगा। आगे चलते हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दिसंबर माह के जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो हमने लिखे हैं यहाँ पे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भारत में ही मनाया जाता है। 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय। अगला सवाल है, नुआखाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। यहाँ पे डैश लगना छूट गया है। और इससे रिलेटेड है एक भगत पर्व। भगत पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और 2 फरवरी में और भी इम्पोर्टेंट कौन कौन से दिवस हैं? एक तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप लोग। अगला सवाल है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? पहले तो देखते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। ये लिखा हुआ वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, ये भी पूछ सकते हैं। या ऐसे पूछ सकते हैं, बिम्स्टेक में सी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और बैंकॉक घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। एक करंट का क्वेश्चन आप और देख लो। अभी हाल ही में ढाका में बांग्लादेश की पहली मेट्रो शुरू की गई है। बांग्लादेश में, पूरे देश में पहली मेट्रो शुरू की गई है ढाका में, अभी हाल ही में। ये करंट में पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से हैं? आपको आइडिया इसके नाम से ही लग जाएगा, वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, और आपका हो गया श्रीलंका, भारत तो हो ही गया, और बांग्लादेश हो गया, और भूटान और नेपाल, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया क्योंकि ये छोटे देश हैं और इसलिए इनको शामिल कर लिया गया। ये वे ऑफ बंगाल के आसपास तो नहीं है, लैंडलॉक्ड है, फिर भी इनको शामिल कर दिया गया। ये आप ध्यान रखिए। प्रबल संभावना है इनके सदस्य अगले शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में पूछे। सिक्किम की सीमा किन देशों से लगती है? सवाल पूछा गया था। 3 देशों से लगती है, भूटान, नेपाल और चीन से। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है? ये बांग्लादेश की 40-96 किलोमीटर। मालगुडी डेज, ये पुस्तक का नाम है मालगुडी डेज। इसके लेखक कौन है? R.K. नारायण। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट का आधार रंग क्या है? अब देखो, सुबह वाले में पूछा था, सुबह वाली शिफ्ट में, कि उसके ऊपर 2000 के नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र है। अब इसमें पूछा आधार रंग क्या है।
तो आगे कुछ भी पूछ सकता है नोट से संबंधित। इसका 50 रुपये का आधार रंग है फ्लोरेसेंट नीला। और बाकी की क्या क्या है। और 50 के नोट के पृष्ठ भाग पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है, ये भी ध्यान रखना, चित्र भी पूछ सकते हैं। 50 के नोट के पीछे हम्पी का चित्र है। 2000 के नोट का सवाल सुबह पूछा गया था, उसमें मंगलयान का चित्र था। अभी रंग पूछ रहे हैं तो बाकी नोटों के रंग देखते हैं। 2000 के नोट 200 रुपये के नोट का आधार रंग ब्राइट पीला है। 10 रुपये के नोट का आधार रंग चॉकलेट ब्राउन है। 20 रुपये के नोट का आधार रंग हरा पीला है। और 100 रुपये के नोट का आधार रंग लेवेंडर है। और 500 रुपये के नोट का आधार रंग स्टोन ग्रे है। ये आप ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता और टोटल साक्षरता तीनों में केरल ही नंबर 1 पे है। ठीक है, तीनों में केरल ही नंबर 1 पे है। महिला साक्षरता कितनी है? 94%। पुरुष साक्षरता वहाँ कम है महिला से, 92.07%। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? 69.83% है बिहार की। भारत की साक्षरता टोटल कितनी है? 74.04%। भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%। और महिला साक्षरता कितनी है? 65.46%। ये साक्षरता से संबंधित सवाल हैं, अगली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, आप इन पे नज़र बनाए रखना। बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं? या 21 अंकों का एक मैच होता है, इसमें 21 अंक होते हैं। और कुल 3 गेम हो सकते हैं, एक मैच में कुल 3 गेम खेले जा सकते हैं। खेलों से संबंधित ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे फुटबॉल का भी आएगा। प्रसिद्ध नर्तकी टी वाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थी? ये किससे संबंधित थी? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से। अगला है 1957 में, इसी से संबंधित है ये। 1957 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। अब देखो, अगर आपको लगता है कि रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है, ये व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, वो रैंडम नहीं होते, उनका महत्व होता है। अभी देखो, इनको 1957 में पद्म भूषण दिया गया था और 1977 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। अब देखो, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस महीने में तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर में। जैसे ये तमिलनाडु का तट है, ये वाला, यहाँ पर जब मानसून वापस आता है पीछे से, उत्तरी पूर्वी मानसून इसे कहते हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी से यहाँ से नमी लेता है और तमिलनाडु के तट पर पहाड़ियों से टकराकर यहाँ पे वर्षा करता है। यहाँ पे इस एरिया में वर्षा इन हवाओं से नहीं होती, दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे वर्षा नहीं होती, यहाँ पे वर्षा होती है पूर्वी मानसून से। इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये किस महीने में होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसून से वर्षा होती है। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी बहुत आसान आ रही है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ा है उसका बेसिक रिवीजन कर लो। पर्यायवाची कन्फ्यूजिंग होते हैं थोड़े, उनको ठीक से रिवाइज कर लेना। विलोम शब्द आसान आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन पैसेज के आ रहे हैं, वो भी बहुत आसान आ रहे हैं। और मुहावरे वगैरह वो भी आसान आ रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं, हिंदी अच्छी आ रही है। जीएस में थोड़ा वाइड कवरेज होता है इसका, इसलिए आप जीएस में थोड़ा सतर्क होके इनका रिव्यू देखते रहना, रिव्यू से रिलेटेड फैक्ट्स देखते रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। हो सकता है 2-4 नंबर से ही आपका कहीं रुक जाए, हो सकता है इधर पढ़ लो आप तो उससे सिलेक्शन हो जाए, तो दुख दूर हो जाए। तो इसीलिए अंतिम समय में मेहनत करते रहना। और जो भी हम सीरीज चलाते हैं, इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी भी है वो भी आपको पूरी मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। आपको और भी कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें, आपको किस टॉपिक पे और अर्जेंसी में वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक चाहिए या कोई लिस्टिंग का वीडियो चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा दें, आप बताइएगा ज़रूर। पहला सवाल है हिंदी का, जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, वो होता है अखंड। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ज़रूरत से कम वस्तु मिलना।
नानी याद आना, ये तो हम डेली यूज में इनको यूज ही करते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, नानी याद आना, तो वही आसान आसान आ रहे हैं। नानी याद आना का मतलब है बहुत अधिक घबरा जाना। हिमालय का पर्यायवाची है, एक पूछा था हमने, 3-4 लिख दिए हैं। हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज और नागेश, ये हिमालय के पर्यायवाची हैं। आकलन के पर्यायवाची पूछा गया था, एक पूछा गया था, तो प्राकथन, अगड़म, पगड़म और मूल्य, निरूपण, आंक। सॉरी। अनंत का विलोम पूछा गया था, अनंत का होगा अंत। जल का विलोम पूछा गया था, जल का विलोम होगा निर्जल, अग्नि या थल, तीनों विलोम होते हैं जल के। तो आज के लिए इतना ही। कल के रिव्यू में फिर से 8 बजे मिलेंगे शाम को आपसे। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए, हिंदी वगैरह के पर्यायवाची वगैरह रिवाइज कर लीजिए। और एक सलाह आपको और है कि संविधान के अनुच्छेदों से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। हमारा एक वीडियो बना है अनुच्छेदों के ऊपर, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के ऊपर, कोई 25 मिनट का होगा। एक वीडियो में हमने अनुच्छेदों को समझाया है, दूसरे वीडियो में उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया है जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो दोनों वीडियो मिला के 50 मिनट 45 मिनट के होंगे। आप उनको, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या तो एंड स्क्रीन में अभी आपको दिखेंगे, अभी जस्ट दिख रहे होंगे, तो उस पर जाके आप क्लिक करके आप देख लेंगे। तो अनुच्छेदों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो उसका मतलब 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत काम में आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।